बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद कर्ल। मैं उसामा जाहिद हूँ और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तजज़ियाकार असद कर्ल साहब। नाज़रीन, मरीम नवाज़ शरीफ पाकिस्तान की तारीख़ की पहली ख़ातून वज़ीर आला बन गई हैं। मुस्लिम लीग नून की नामज़द उम्मीदवार मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुई और उन्होंने वज़ारत आला का हल्फ भी उठा लिया है। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस पंजाब में हुई, जहाँ गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान भी उन्होंने हलफ लिया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ भी हलफ बर्दारी तकरीब में शरीक हुए। मरीम नवाज ने एक बड़ी डिबेट की जैसे ही वज़ीर आला मुंतखब हुई और उन्होंने जो मेन पॉइंट वहाँ पे जो अखज़ किया, उन्होंने कहा कि अब वो सियासी लड़ाइयाँ नहीं लड़ेंगी, अब वो किसी से बदले नहीं लेंगी, क्योंकि वो अब सिर्फ मुस्लिम लीग नून की वज़ीर आला नहीं है, वो सिर्फ एक मखसूस जमात की वज़ीर आला नहीं है, बल्कि अब वो 2 करोड़ आवाम की वज़ीर आला है। उन्होंने कहा कि जहां पार्टी रहनुमाओं के लिए, मुस्लिम लीग नून के एमपीएस के लिए उनके दरवाजे खुले, वहीं अपोजिशन के लिए भी हमेशा से उनके दरवाजे खुले रहेंगे। अब ये दावे तो कर दिए गए हैं, इस पर कितना अमल दरामद होगा, क्या वाक़तन पहली दफ़ा की वज़ीर आला जिनका कोई खौतर खा तजुर्बा भी नहीं है सीट के लिए, क्या वो पाकिस्तान की तारीख की इतनी ताकतवर अपोजिशन का मुकाबला कर सकेंगी? जिस तरह से नारेबाजी की गई और पेपर फाड़े गए, फिर अपोजिशन ने वॉकआउट किया, ये बड़ा टफ टाइम है असम्बली के अंदर। क्या असम्बली के अंदर मरीम नवाज इस टफ टाइम को बर्दाश्त कर सकेंगी? ये चंद सवालात, इन सवालात के वाले बात करेंगे। कल साहब, मरीम नवाज शरीफ इस वक्त बड़ी ताकतवर अपोजिशन का जो मुकाबला कर रही है पंजाब असम्बली में, लगता है कि मरीम नवाज इसमें मुकाबला करने में कामयाब हो जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि पहले ही दिन आपने उनको पंजाब की बजाय लाहौर की वज़ीर आला तक महदूद कर दिया है। 12 करोड़ के सूबे की वो वज़ीर आला है और आपने सिर्फ 2 करोड़ लाहौर की आबादी तक उनको महदूद कर दिया है। तो बेसिकली वो 12 करोड़ उन्होंने बेसिकली कहा है कि सूबे की जो वज़ीर आला है वो। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि अपोजिशन जो है उनको बड़ा टफ टाइम देगी। देखें, अपोजिशन के पास गालबन 103 वोट है जो आज लोग आए थे वहाँ पे। पहले लोग जो है 98 वहाँ पे स्पीकर के इंतखाबात के दौरान जो है वो वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, तो इनको 220 वोट मिले हैं। तो लादा 2 से भी ज़्यादा उनके पास है। अब भी अगर वो ये कहें कि डिलीवर नहीं कर पाई, और आज जो उन्होंने तकरीर की है, तकरीर तो बहुत ज़बरदस्त थी, बड़ी ज़बरदस्त अल्फाजी थी। उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ रह गई हो कि जो उन्होंने उसका बीच में चीज़ें ना की हों। मुख्तसर तकरीर थी, लेकिन बहुत सारे उसके अंदर इक़दामात जो है उसका हवाला दिया गया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल इसके लिए टाइम जो है बहुत थोड़ा है। अब मामला ये कि आज जैसे ही उन्होंने हलफ लिया, यानी मुंतखब हुई, उसके बाद हलफ हुआ। हलफ के बाद पहली मीटिंग जो है लॉ एंड आर्डर की जो है वो बुलाई गई, जिसमें आईजी, चीफ सेक्रेटरी और दीगर मुतल्लिका हुकाम जो है मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज जो है वो भी मौजूद थे, CCPO, कमिश्नर और दीगर जो भी मुतल्लिका हुकाम थे। उसके बाद दूसरी जो मीटिंग्स हैं इंतज़ामी अफसरान से, सूबा बार के कमिश्नर से और डिप्टी कमिश्नर और बाकी जो पुलिस अफसरान हैं उनसे भी जो है वो एक जूम मीटिंग की गई। फिर उसके बाद एक थाना जो है उसका फौरी तौर पर जो है वो भी दौरा किया गया। और जिस तरीके से उन्होंने बात की और जिस तरीके से उन्होंने बाकायदा एक पूरी तरह से, जिस तरह, क्योंकि सबको पता था कि उनके लिए कोई बड़ा थ्रेट नहीं है, क्योंकि जो वोट्स नंबर थे उनके पास बहुत ज़्यादा थे, तो अल्लाह आराम से वो मुंतखब होने के वाले से कोई रुकावट आगे नहीं थी। आज बेसिकली जब इजलास शुरू हुआ तो उस वक़्त जो नामज़द वज़ीर आला थे, PTI हमायत याफ्ता जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जिसको अब नाम दिया गया है फ़िलहाल, तो राना आफ्ताब अहमद ख़ान जो है वो पॉइंट ऑफ आर्डर पर बात करने की उन्होंने कोशिश की। और उनका कहना ये था कि जब तक ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और अक़लीती जो नशिस्तें हैं वो हमें नहीं मिल जाती, उस वक़्त तक ये हाउस की जो कार्रवाई, ईवान की कार्रवाई है वज़ीर आला के हवाले से, उसको रोका जाए। और साथ ही उन्होंने ये कहा कुछ हमारे लोग अभी भी उनको ईवान में नहीं आने दिया जा रहा। इस पर स्पीकर ने ये कहा कि आज एजेंडा के मुताबिक और रूल्स ऑफ बिज़नेस के मुताबिक या असम्बली रूल्स के मुताबिक आज सिर्फ वज़ीर आला पंजाब जो है उनका इंतखाब ही हो सकता है। ये चीज़ जो है ये आइंदा इजलास के अंदर जो है ये डिस्कस हो सकती है। इस पर वो वाकआउट कर गए और उस पर एक
तरीकाकार वैसे होता कल है साहब एक सवाल है असेंबली यहाँ का। पे, तरीके इंसाफ ने जिस तरह से वॉकआउट किया, सियासी लिहाज से ये कमजोरी नहीं समझी जा सकती? असेंबली के अंदर मुकाबला करने के बजाय वॉकआउट कर रहे हैं। देखिए अब इस पे फिर 6 रुकनी कमेटी बनाई गई, कमेटी बाहर गई, बना के एक दफ़ा वापस भी लाई, लेकिन वो स्टिल अपनी बात पर बज़िद थे कि हमने जो बात जहाँ से ख़त्म की थी वहीं से बात हम करना चाहते हैं और इसको एजेंडे का कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाए। इस पर स्पीकर जो है उन्होंने इस चीज़ को एग्री नहीं किया, वो फिर वापस चले गए और जो उनका वाकआउट है वो बाइकाट के अंदर कन्वर्ट हो गया। और उस पर फिर स्पीकर ने कहा कि अब आइंदा जो अगली कार्रवाई है वो उनकी मौजूदगी के बगैर भी आगे बढ़ाएंगे। आगे जाते हैं वो भी उस पर बात करते हैं, फिर उसके बाद एक प्रोसीजर होता है, घंटियाँ बजाई जाती हैं, उसके बाद दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उसके बाद हाउस को जो है या डिवाइड कर दिया जाता है 2 हिस्सों के अंदर या शो ऑफ हैंड के जरिए, क्योंकि इसमें सीक्रेट बैलेट नहीं होता। तो हाउस को डिवाइड किया गया, तो एक तरफ जो मरियम साहिबा के जो वोटर थे एक साइड पे वो बैठ गए और दूसरी साइड पे तो वोटर था ही नहीं, तो लिहाजा 0-220 का मुकाबला था। तो उसके देखिए ये मरियम साहिबा ने जो अपनी स्पीच की तो उन्होंने कहा मेरी ख्वाहिश थी कि अपोजिशन यहाँ पे मौजूद होती और जब मैं स्पीच कर रही हूँ उस वक्त वो अपना शोर शराबा और एहतजाज रिकॉर्ड करती है और मुझे अच्छा लगता है। और उससे पहले जब वो बाइकाट वॉकआउट करके गए तो उस वक्त भी उनकी ये स्टेटमेंट आई कि अपोजिशन जो है उनको यहाँ बैठना चाहिए और उनको जो है वो हारे या जीते, लेकिन ये जमहूरियत का हुस्न है कि वो बैठकर जिस तरह आपने बात की कि उनको मुकाबला करना चाहिए था। अब देखें इस पे मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या थी। जब स्पीकर पंजाब असम्बली के हवाले से और डिप्टी स्पीकर के हवाले से वोटिंग का अमल हुआ तो उसमें बहुत सारे आइनी माहिरीन ने और कुछ पीटीआई के सीनियर जो रहनुमा हैं उनकी जानब से ये था कि इनको इस प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था और अदालतों के ज़रिए या मुख्तलिफ फोरम्स पर जाकर इनको इस हवाले से रोकना चाहिए था इस अमल को, क्योंकि वो जवाज़ ये बनाना चाहिए था कि चूँकि हाउस मुकम्मल नहीं है, अभी तक हमारे जो अक़लीती मखसूस नशिस्तें हैं और अक़लीती जो अरकान हैं उनके चूँकि नोटिफिकेशन हुआ नहीं है, तो इसलिए इस कार्रवाई को रोका जाए। तो चूँकि पहले वो चीज़ मिस कर गए, अब उन्होंने इंदिया ये दिया है शायद को इसको भी चैलेंज करेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो चैलेंज कर भी लेंगे, दोबारा रिकाउंटिंग भी हो जाएगी, उनको अगर नशिस्तें मिल भी जाएँ तो नंबर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई चीज़ें रिवर्स होती नज़र आ रही हैं। दूसरी आज एक ही वक्त में 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं। दूसरी डेवलपमेंट हुई है सिंध के हवाले से, मुराद अली शाह साहब जो है वो हैट्रिक अब उनकी मुकम्मल हो गई है। तो अब देखते हैं कि मुराद अली शाह साहब जो है वो सिंध में जिस तरह पहले तो मेरा नहीं ख्याल अच्छा, डिवाइड नहीं होके रह गया। पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर है, पंजाब मुस्लिम लीग नून के पास है और केपी के इस वक्त तरीके इंसाफ के पास है और तरीके इंसाफ के जितने रूपूश सियासतदान हैं वो पेशावर हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि मुस्तकबिल में जो तरीके इंसाफ के लिए केपी के एक सॉफ्ट ग्राउंड साबित हो सकता है। देखिए बेसिकली आज फिर हम 2008 की पोजीशन पे वापस आ चुके हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि 2008 में भी खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत थी 2008 से 13 तक, और इसी तरीके से सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पंजाब के अंदर जो है नून लीग की हुकूमत थी और मरकज़ जो है उसके अंदर भी मखलूत हुकूमत जो है वो कायम थी। अब मामला ये है कि उसके बाद 13 से 18 में भी आपने देखा कि फिर आगे खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत आ गई और उसके बाद सिंध में फिर पीपल्स पार्टी जो है उसने रिपीट किया और पंजाब के अंदर तब्दीली ये आई कि नून लीग के बजाय फिर आगे 18 तक भी उनकी थी, 18 के बाद फिर यानी नून लीग यहाँ पे आ गई, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई और वफाक के अंदर जो जिस तरह आगे फिर 18 में जाकर वफाक में भी तब्दीली आ गई, पीटीआई की मखलूत हुकूमत आ गई और पंजाब में नून लीग के बजाय पीटीआई की हुकूमत आ गई, सिंध में वही पीपल्स पार्टी और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई। तो अब मामला ये है कि अब मैं समझता हूँ कि जो कंपटीशन होगा इस वक्त वो 3 सूबाई हुकूमतों के बिटवीन कंपटीशन होना है। जिस तरीके से हमने देखा था कि 2008 से 13 की जो डिलीवरी थी या परफॉर्मेंस थी शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद नवाज शरीफ साहब को 13 में इक़्तिदार अगर मिला तो उसकी बड़ी वजह शहबाज शरीफ साहब की पंजाब के अंदर जो है वो परफॉर्मेंस थी। अब देखना ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिस तरह 8 से 13 को जब ये कंपेयर करते थे और इस तरह 13 से 18 को, तो वो ये कहते थे कि जो खैबर पख्तूनख्वा में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली दफ़ा हमने देखा कि ना सिर्फ हुकूमत ने आम रवायात से बरअक्स रिपीट किया बल्कि 2 तिहाई से ज़्यादा अक्सरियत से आई इससे पिछली हुकूमत की अगर बात करें।
तो पंजाब के अंदर जो है वो सूरत हाल उसके बिल्कुल बरक्स हो गई कि जो नून लीग की बजाय हुकूमत पीटीआई की आ गई। तो लिहाजा ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोपोगंडा चीज़ें की जाती हैं या मीडिया पे चीज़ें की जाती हैं, बाज़ दफ़ा उसके ग्राउंड रियलिटी जो है अगर उसके मुताबिक वो चीज़ें ना हो तो इस तरह का जो परसेप्शन आप अगर जाली तरीके से इश्तारबाजी के ज़रिए देंगे तो उसका कोई असर नहीं होता। अब मामला ये है कि अब मुकाबला होना है खैबर पख्तूनख्वा का, पंजाब का और सिंध का, 3 डिफरेंट पार्टीज़ हैं। जो वफाकी हुकूमत है उसके जो है सारा जो मुर्द इल्ज़ाम तो उसको ठहराया जाएगा, क्योंकि बिजली महंगी होगी तो वो भी उसकी मुर्द इल्ज़ाम वफाकी हुकूमत है। और इसका नुकसान सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ इस निज़ाम के अंदर जो होगा वो नून लीग को होगा, क्योंकि नून लीग को चूँकि सूबा बड़ा सबसे है पंजाब, उनमें भी उनकी हुकूमत है और वफाक में भी चूँकि उनकी हुकूमत है, बाकी जमातें तो उनका साथ दे रही हैं, पीपल्स पार्टी वजारतें नहीं ले रही और MQM जो है वो भी चले 1-2 वजारतें लेगी। तो चूँकि हुकूमत और बड़ी अहम और ज़्यादातर वजारतें जो है वो उनके पास होगी और पंजाब की हुकूमत भी उनके पास होगी। तो अब अगर वो डिलीवरी नहीं करते, परफॉर्मेंस नहीं दिखाते तो आगे ये पार्टी जो है डेमोक्रेसी इज द वैसे बेस्ट साहब एक सवाल है यहाँ पे, वो साबित होता नजर आएगा और उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो कम बेनिफिशियरी होगी और सबसे ज्यादा जो वैसे कल साहब वो पीटीआई नजर एक बड़ा आम पॉइंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका चेयरमैन इमरान खान ने इस्तीफे दिए अपनी, पहले पंजाब छोड़ा, फिर पंजाब के अंदर तो नून लीग आ गई, फिर उसके बाद उन्होंने KP के छोड़ा, सिंध के अंदर फिर दोबारा से वफाक के अंदर। लगता नहीं है कि उसी तरह से जैसा ग्राउंड था उन्हीं पार्टियों को दोबारा वही ग्राउंड मिला है? KP के PTI के पास है, पंजाब नून लीग के पास है पीपल्स पार्टी, तो क्या फ़ायदा हुआ? इतना सियासी क्राइसिस भी हमने बर्दाश्त किए, महंगाई को भी बर्दाश्त किया, वोटिंग पर इतना खर्चा कर दिया, उसके बाद हम उसी पोजीशन पे आके खड़े हैं। मैंने तो ये बताया कि 10 साल पीछे हम एक उसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां से हम हमने सफ़र किया था। तो अब देखना ये है कि ये चीज़ कब तक चलती है। मामला ये नहीं है कि ये हुकूमतें बन गई हैं, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि भारी मैंडेट है और चीज़ें बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, दावे किए गए और मुंह से कहे हुए जो अल्फाज हैं वो बाज़ दफ़ा जो है आपके लिए वो अक्सर जो है वो आपके लिए एम्बैरसमेंट क्रिएट करते हैं। तो इस हवाले से मरियम साहबा ने जो आज स्पीच की उस हवाले से गालबन कुछ चीज़ें क्लिप उसके हैं, तो वो आप बता दें ताकि नाज़रीन वो सुन भी लें, उसके बाद फिर उस पर डिबेट भी की जा सके। समा मैं क्या इस पे आपके पास चूँकि क्लिप वगैरह आप उसका बिल्कुल बता दें नाज़रीन को ताकि उस पे समझती हूँ कि जो कारोबार करना है वो हुकूमत का काम नहीं है। हुकूमत का काम जो है वो पॉलिसी बनाना है, हुकूमत का काम इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, हुकूमत का काम रेगुलेशन है, हुकूमत का काम कारोबार करने वालों को इंसेंटिव देना है, उनको वो माहौल देना है जिसमें उनको कहीं भी कोई लाइसेंस लेना हो, कोई उनको कनेक्शन लेना, उनको कोई तकलीफ ना आए। और जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स उनके खड़े किए जाते हैं या कोई रेड टेपिज्म होता है, मैं चाहती हूँ कि पंजाब में एक ऐसा सिस्टम लेकर आऊँ, अगर किसी को टेलीफोन कनेक्शन चाहिए, वो कारोबार में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको टेलीफोन कनेक्शन चाहिए, उसको बिजली का कनेक्शन चाहिए, उसको गैस का कनेक्शन चाहिए, उसको कोई सियासी दफातर में से कोई इजाज़तनामा चाहिए, जेन्युइनली इन्वेस्ट करना चाहता है, तो जनाब स्पीकर मैं चाहती हूँ कि वो दर बदर ख्वार ना हो। वन विंडो सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। और मैं ये भी समझती हूँ कि जितने कारोबार हुकूमत चला रही है इस वक्त, ये पूरा ऐवान मिलकर पंजाब के अवाम की सही मायनों में दिन रात एक करके खिदमत कर सके। और मैं हमारे जो एलाइज यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं उनको भी ये कहना चाहती हूँ, और मैं जो हल्के के कोई मसाइल हैं, अगर आपके हल्के के अवाम के कोई मसाइल हैं तो मैं आपकी इसी तरह मुआवनत करूँगी, उसी तरह आपके लिए अवेलेबल और एक्सेसिबल रहूँगी जिस तरह मैं PMLN के MPA के लिए रहूँगी। क्योंकि अब मैं मुस्लिम लीग नून की वज़ीर आला नहीं हूँ, अब मुझे अल्लाह ताला ने ये मनसब दिया है, तो मैं पंजाब के 12.5 करोड़ अवाम की अक्रॉस पॉलिटिकल डिवाइड्स में उनकी नुमाइंदा हूँ। और मुझे एहसास है इस चीज़ का कि 5 साल बहुत थोड़े हैं, दिन के 24 घंटे भी बहुत थोड़े हैं। मेरे सामने आज वो बच्चा है
जो इस वक्त तालीम हासिल नहीं कर रहा, स्कूल से बाहर है, तालीम की सहूलत उसको किसी न किसी मजबूरी की वजह से मुयस्सर नहीं है। आज मेरे सामने वो मरीज़ भी है जिसको कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज वो अफोर्ड नहीं कर सकता और हॉस्पिटल्स के धक्के खाता है, उसको दवाई नहीं मिलती टाइम पर। मेरे सामने आज वो नौजवान भी है जिसने तालीम भी हासिल की है, उसके पास हुनर भी है लेकिन उसके पास नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है। मेरे सामने आज वो यतीम बच्चे हैं जो स्टेट की जिम्मेदारी होने चाहिए थे, लेकिन वो गली मोहल्ले सड़कों पर जो है वो रुलते हैं। वो बच्चे भी आज मेरे सामने हैं, और वो यतीम बच्चे जिनके सरों पर आसरा नहीं है, जिनके सरों पर छत नहीं है। और मेरे सामने आज वो हर माँ और वो बच्चा है जो ग़िज़ाई कमी के बच्चे शिकार हैं, और स्टंटेड ग्रोथ जो है वो आज उसका तनासुब बहुत बढ़ गया है, बल्कि काबिल फ़िक्र हद तक बढ़ गया है। और बर वक्त स्क्रीनिंग ना होने की वजह से, बर वक्त इलाज ना होने की वजह से वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। और आज मेरे सामने वो छोटा किसान है जिसका आमदनी का ज़रिया, जिसके ऊपर हमारी इकॉनमी चलती है, और वो हमारी तरफ देख रहा है कि उसकी मदद के लिए हुकूमत पंजाब पहुँचे। मेरे सामने आज वो, जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको नज़र आता है कि सड़कों के किनारे सुबह सुबह, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, आपको लोग ग्रुप्स में खड़े मज़दूर नज़र आएंगे जो अपनी मज़दूरी के लिए किसी का इंतज़ार करते हैं कि हमें आए और हमें मज़दूरी मिले। तो मेरे सामने उसकी भी जो आसानी है, आसूदगी है, वो भी मेरे सामने आज। और जनाब स्पीकर, ये जो मेरा बहुत कठिन वक्त गुज़रा है पीछे 6-7 साल, 2016 के बाद आज तक, उसमें मुझे अल्लाह ताला ने एक एफ्लुएंट घर में पैदा किया, लेकिन ये जो मुश्किलात और मसाइब मैं गुज़री हूँ, अल्लाह ने गुजारा है, उससे मुझे जो पेरिफेरी पर लोग हैं, मुझे उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट का मौका मिला है, मुझे उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन का मौका मिला है। मैं इस 7-8 साल मैं अवाम में रही हूँ और मुझे उनके मसाइल का पता है। मुझे पता है कि वो आज कौन सी तवक्कुआत इस हुकूमत से, नवाज शरीफ से, मुस्लिम लीग नून से, और जो भी आज हुकूमत में शामिल है, उनसे वो किस किस्म की तवक्कुआत रखते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि यहाँ पर मेरे मौजूद हर रुकन ने और हमने बतौर जमात, हमने मैदान खाली नहीं छोड़ा कभी। आज अगर ऑपोजिशन मौजूद होती, मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करती, आवाज़ बुलंद करती, तो मुझे खुशी होती। वो आज यहाँ नहीं है, लेकिन मैं वो गायबाना तौर पे, ये सीट्स उनकी खाली हैं, तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया, और मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ, उनकी बेटी हूँ, उनकी बहन हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। और मैं ऑपोजिशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरे दफ्तर के दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे, मेरे चैम्बर के दरवाजे हर वक्त 24/7 उनके लिए भी उसी तरह खुलें जिस तरह मेरी जमात के कारकुन के लिए खुलें। और जनाब स्पीकर, मैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, अपनी पूरी जमात का, अपने एक एक MPA का, अपने एक एक कारकुन का शुक्रिया अदा करती हूँ। मनसब के लिए नामजद किया, बल्कि मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया, तो मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसके साथ मैं पीपल्स पार्टी का, IPP का, काफ लीग का, और जो जेड लीग के एक रुकन हैं जिन्होंने हमें वोट दिया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।
और ये आपसे वादा करती हूँ कि मैं जितनी वज़ीर आला मुस्लिम लीग नून के लिए हूँ उतनी वज़ीर आला मैं आपके लिए भी हूँ, और आप सब के साथ मिलके एक ड्रीम टीम की तरह मैं काम करना चाहती हूँ। मेरे दरवाजे आप सब के लिए खुले हैं। और मैं उसके बाद पाकिस्तान के, पंजाब के अवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस मनसब के लिए मुझे नामज़द किया। और ये हर सियासी कारकुन जो एक जिद्दोजहद से गुज़र कर किसी मकाम तक पहुँचता है, मेरा यहाँ पर मौजूद होना उस हर सियासी कारकुन की खिदमात का एतराफ़ है, उसके लिए एक शाबाश है। और फिर अपना ये एज़ाज़ जो आज एक तारीख़ बनी है, मुझे अगर आप माइनस भी कर दें, लेकिन ये हर उस पाकिस्तान की बेटी का एज़ाज़ है, हर उस पाकिस्तान की बहन का एज़ाज़ है, हर माँ का एज़ाज़ है कि आज कुर्सी पे पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला खड़ी हैं। और उम्मीद करती हूँ जनाब स्पीकर, दुआ करती हूँ कि ये सिलसिला मेरे बाद भी चलता रहे और यहाँ पर कोई और खातून मेरी जगह ले जब ये ख़त्म हो। आप सब जानते हैं कि हम एक मुश्किल मरहले से गुज़र कर यहाँ पर पहुँचे हैं, और ये ह्यूमन नेचर है। एक नेचुरल आउटकम होती है कि जब आप मुश्किलात से, मसाइब से, जुल्म का निशाना जब आप बनते हैं, इंतकाम का निशाना बनते हैं, विक्टिमाइजेशन का आप निशाना बनते हैं, तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके दिल के अंदर इंतकाम का जज्बा होगा, आपके दिल के अंदर बदले का जज्बा होगा। लोग डरते भी हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ जनाब स्पीकर कि मेरे दिल में किसी के लिए ना इंतकाम का कोई जज्बा है, ना बदले का कोई जज्बा है। अगर आप मुझसे सच पूछें तो मैं अल्लाह को गवाह बना के ये बात कहना चाहती हूँ कि मैं अपने मुखालिफिन की, जिन्होंने मुझे जुल्म का निशाना बनाया, इंतकाम का निशाना बनाया, मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर वो मुझे इम्तहानात से, जिन इम्तहानात से गुज़र कर मैं यहाँ पहुँची हूँ, जिसमें डेथ सेल्स शामिल हैं, जिसमें कैद तन्हाई शामिल है, जिसमें बग़ैर किसी कसूर के कई साल अदालत की राहदारियों में धक्के खाना शामिल है, अपने सामने अपने वालिद को गिरफ्तार होते देखना शामिल है, वालिद की आंखों के सामने अपने आप को गिरफ्तार होते देखना शामिल है, अपनी माँ का गुजर जाना शामिल है। उसमें ये सब तकालीफ के बाद भी मैं ये समझती हूँ कि मेरे मुखालिफिन ने मेरे पे बड़ा एहसान किया, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसी स्ट्रगल से गुजारा है, ऐसी ट्रेनिंग से गुजारा है कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। इम्तहानात से, जिन इम्तहानात से गुजर कर मैं यहाँ पहुँची हूँ, जिसमें डेथ सेल्स शामिल हैं, जिसमें कैद तन्हाई शामिल है, जिसमें बग़ैर किसी कसूर के कई साल अदालत की राहदारियों में धक्के खाना शामिल है, अपने सामने अपने वालिद को गिरफ्तार होते देखना शामिल है, वालिद की आंखों के सामने अपने आप को गिरफ्तार होते देखना शामिल है, अपनी माँ का गुजर जाना शामिल है। उसमें ये सब तकालीफ के बाद भी मैं ये समझती हूँ कि मेरे मुखालिफिन ने मेरे पे बड़ा एहसान किया, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसी स्ट्रगल से गुजारा है, ऐसी ट्रेनिंग से गुजारा है कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। और आज जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, इसमें उस सारे प्रोसेस का जिससे मुझे मेरे मुखालिफिन ने गुजारा है, उसका भी बहुत बड़ा अमल दखल है। तो मैं दिल से उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ ये भी कहना चाहती हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन मौजूद हैं, मैं ये भी यहाँ पर कहना चाहती हूँ। नाज़रीन, मरीम नवाज़ साहिबा के अंदर वलवला अंगेज़ तकरीर आपने सुनी, इस पर बात करते हैं, लेते हैं हम छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस हवाले से, इस डिबेट के हवाले से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरह से मरीम नवाज़ शरीफ का
एक असेंबली के अंदर खिताब आपने सुना। बतौर वज़ीर आला उन्होंने खिताब किया। 220 वोट हासिल करने के बाद जो उनकी गुफ्तगू थी, पहले एक जारहाना गुफ्तगू और उसके बाद असेंबली के अंदर बतौर वज़ीर आला गुफ्तगू के अंदर तो फ़र्क है, लेकिन क्या बतौर वज़ीर आला अपनी सियासी स्ट्रेटजी के अंदर फ़र्क वाज़ेह होगा? क्या तरीके इंसाफ के वर्करों के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन उसमें तेज़ी आएगी या फिर कुछ सॉफ्ट कार्नर उनके लिए रखा जाएगा? खल साहब, क्या लगता है मरीम नवाज़ के बतौर वज़ीर आला आने के बाद कोई रिलीफ नज़र आ रहा है तरीके इंसाफ के लिए, जो उनकी गुफ्तगू से आप क्या वाज़ेह कर देखिए जो गुफ्तगू के अंदर तो बड़ा अच्छा जेस्चर दिया है और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, बल्कि उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझे इंतकाम और जो है जुल्म व बर्बरियत जो है और इस तरीके से इन मराहल से गुजारा है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि अगर वो ये ना मरला इन जदोजहद के इन प्रोसेस से ना गुजरती तो शायद आज मैं इस मकाम पर ना पहुँचती। दूसरा, आज ख़ास तौर पर उन्हें अपनी वालदा जो मरहुमा है मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा जो है उनके हवाले से उन्होंने बड़ा उनका शुक्रिया अदा किया और साथ उन्होंने आज उनकी तस्वीर है वो भी रखी हुई थी। और आज जब वो आ रही थी सुबह पंजाब असम्बली में आने से पहले, तो अपने दादा दादी और वालदा जो है उनकी कब्रों पे उन्होंने फातिहा खानी भी की और उन्होंने कहा कि मेरी ग्रूमिंग जो है और इन कठिन हालात से मुकाबला करने के हवाले से मेरी वालदा जो है उनका भी बहुत बड़ा किरदार है। और उस वक़्त शायद मुझे इन चीज़ों का एहसास नहीं था, लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि वो जो चीज़ें उन्होंने मुझे ग्रूम किया जिस तरीके से, तो उस वजह से मुझे बहुत सारे आज के हालात के अंदर उसका जो है उससे मुस्तफ़ीद मैं होती हूँ और हर वक्त उनकी दुआएं जो है मेरे साथ होती हैं। पहले आपने देखा जिस दिन स्पीकर का चुनाव था उस दिन भी उन्होंने अपने वालिद जो है उनका अपने आज उन्होंने ख़ास तौर पे आज भी अपने वालिद और जो चचा है उनके हवाले से उन्होंने कहा कि ये जिस मनसब पर मैं विराजमान हो रही हूँ इस पर ये बड़े एक अहम मनसब है जहाँ पर नवाज शरीफ साहब जो है वो भी इस मनसब पर रहे, जिनके प्राइम मिनिस्टर जब बने तो उनकी वजह से पाकिस्तान जो है एटमी कुव्वत बना। और साथ उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो है जिनको पंजाब स्पीड के नाम से याद किया जाता है वो भी इस मनसब पर रहे। तो अब वो कह रही है कि मेरा मुकाबला जो है वो पीटीआई से या किसी और पार्टी से नहीं, बल्कि अपने ही जो लोग हैं, अपने ही मेरे जो कायदीन हैं, मेरा मुकाबला उनसे है परफॉर्मेंस के हवाले से। तो अब मामला ये है कि अब मरियम साहिबा जो है, सवाल एक यहाँ पे एक और जन्म लेता है, शरीफ खानदान का ये आखिरी सियासी पता साबित नहीं हो सकता? मरियम नवाज अगर सही डिलीवर नहीं कर पाती, सियासी तौर पे कोई मजबूती लेकर नहीं आती, तो उसके बाद शरीफ खानदान की सियासत क्या कंटिन्यू रह पाएगी? अब ये है कि जो जिस तरीके से उन्होंने बात की है कि बिजली के बिल हों, गैस के बिल हैं, उनके जो लगवाने के हवाले से, कनेक्शन लगवाने के हवाले से, तो पहले नॉर्मल ये होता है बाज़ दफ़ा कि अगर सूबे में हुकूमत किसी और पार्टी की हो और वफाक के अंदर और पार्टी की हो, तो बहुत सारे ऐसे महकमे हैं जो वफाकी महकमे होते हैं, तो सूबाई हुकूमतें कहती हैं जी हमारे ऊपर बात नहीं सुनी जा रही चूँकि वो वफाक के महकमे हैं। तो अब तो वफाक भी उनके पास है, पंजाब और जो है वो भी उनके पास है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई रुकावट, हर्डल या एक्सक्यूज़ जो कल को वो कह सकती हैं कि मेरे साथ तावन नहीं हुआ, क्योंकि उनके चचा प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो वज़ीर आला होंगी, और ना ही उनके चचा जो है वो ये कह सकते हैं कि मेरे साथ जो है सूबाई हुकूमतें जो है वो तावन नहीं किया किसी ने। देखिए बलूचिस्तान हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत के अगर साथ बात की जाए तो पंजाब एक ऐसा सूबा है जो 3 सूबे एक तरफ मिल जाएँ और वफाक भी एक तरफ मिल जाए तो पंजाब अकेला ही इतनी बड़ी उसकी जो बजट के हवाले से देख लें, उसका पॉपुलेशन के हवाले से देख लें, रिसोर्सेज के हवाले से देख लें, बजट के हवाले से देख लें, तो उसकी जो मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई भी कंपेयर किया जा सकता है सारे सूबों को और वफाक को मिला के भी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उनके पास पोर्टफोलियो है। तो जिस तरह पहले मैंने बात स्टार्ट में भी की थी कि बेसिकली जो डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज है। अब ये बेस्ट रिवेंज जो है जरदारी साहब ने 16 माह की पीडीएम की हुकूमत के ज़रिए किस तरह लिया उनसे, उसका नतीजा आपके सामने आ ही गया कि पीपल्स पार्टी तो फिर भी पंजाब के अंदर रिवाइवल उसकी हुई है थोड़ी बहुत, और उसकी वजह ये थी कि बिलावल साहब का वो बयानिया था जो कि नून लीग और पीडीएम के खिलाफ था। अब मसला ये है कि चले वो तो फिर भी उनको तो कोई फ़ायदा हुआ, लेकिन नून लीग को उस तरीके से शायद फ़ायदा गेन नहीं किया उसने। अब सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग टास्क होगा, जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना होगा, वो नून लीग के लिए होगा कि अगली जो आने वाली हुकूमत है या जब भी इलेक्शन होते हैं उस वक्त सबसे ज़्यादा जो परफॉर्मेंस का जवाबदेही होगी पंजाब के हवाले से वो नून लीग होगी, वफाकी हुकूमत के हवाले से जवाबदेही नून लीग होगी, पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध की हद तक जवाबदेही होगी।
तो अब मामला ये है अच्छा कि कल साहब एक और भी चीज़ है, शायद लोगों की नज़रों से ये मिस हो गया हो, लेकिन समझने वाले ये समझें, इस इलेक्शन में सिर्फ माइनस इमरान खान नहीं हुआ, कहीं ना कहीं माइनस नवाज शरीफ भी हुआ है। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, इसमें तो नवाज शरीफ साहब जो है वो माइनस बेशक वो हो गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक चीज़ में कामयाब हो गए कि वो अपनी जानशीन लाने में कामयाब हो गए। क्योंकि जो वफाक के अंदर हुकूमत होगी, शहबाज शरीफ साहब जो है मे भी शायद वो डिलीवर ना कर पाए अगर चाहें भी, क्योंकि उनके साथ 6 जमातों का इत्तेहाद होगा और मे भी को और भी कुछ जमातें मिल जाएं, तो वो ब्लैकमेलिंग भी होगी और कल को वो एक्सक्यूज़ बनाएंगे, लेकिन अवाम मेरा नहीं ख्याल के मानने के लिए तैयार लेकिन होगा। कल साहब अगर मरीम नवाज प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, मरीम नवाज डिलीवर नहीं कर पाती, तो शरीफ खानदान के पास अपनी सियासत को कंटिन्यू करने के लिए कोई और पता नहीं है। बिल्कुल, ये तो बात है, पता अपने तौर पे मेरा ख्याल है वो समझते हैं कि नवाज शरीफ का पता जो है शायद हमने रख लिया है और वो जो है महफूज कर लिया गया है और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर डाल देंगे, लेकिन ये होगा नहीं ऐसी चीज़ें। तो दूसरी जानब जो है मरियम साहिबा जो है उन्होंने आते ही, जिस तरह हमने बताया कि जो रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से जाती उमरा में भी एक मीटिंग की थी उन्होंने, जब वो वज़ीर आला नहीं बनी थी, उस पर कल ही अमल दरामद हो गया था। संडे के दिन भी जो है वो कार्रवाई जारी थी और अब 60 लाख के करीब जो है रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत जो है फूड पैक्स जो है वो दिए जाएंगे मुस्तहकीन को सुबह भर में। और उसमें पहले जो फेज़ है, पहला मरला जो है उसकी तकरीबन तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो गई हैं। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से हंगामी बुनियादों पर डाटा मांग लिया गया है और उसमें 32,17,855 जो फूड पैक्स हैं वो पहले मरले में, जो मरियम साहबा ने कहा कि हम दहलीज तक पहुंचाएंगे, तो वो दहलीज तक पहुंचेंगे और उसके बाद ये यकम रमज़ान से पहले पहले चले जाएंगे। उसके बाद सेकंड जो फेज़ है वो भी 15 रमज़ान से पहले या 15 रमज़ान तक जो है वो दूसरे फेज़ के अंदर भी उन लोगों के तक वो चीज़ें पहुंचेंगी। तो एक तरफ जो है ये रिलीफ पैकेज भी है, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, 8 अरब के करीब ये रिलीफ पैकेज के अंदर जो है ये इस पे लागत आएगी। अब देखना ये है कि ये चीज़ें तो ठीक है, एक आप अच्छा एक बड़ा अहम उनका स्टेटमेंट थी और मेरे ख्याल में बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर वाईफाई हम जो है स्टूडेंट्स के लिए इनिशियली लेके तो उन्होंने आएंगे, कहा तो कि ये यूथ कैसे होगा, ये देखिए क्या यूथ प्रोजेक्ट की है? अट्रैक्शन के लिए उन्होंने कहा है, बेसिकली उन्होंने कहा जी यूथ जो है उनके लिए जो खुशखबरी है। फिलहाल तो मेरा ख्याल लाहौर से ये प्रोजेक्ट मास्टर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाहौर से आगाज़ होगा और ग्रेजुअली आगे डिस्ट्रिक्ट वाइज ये आगे फिर इसको एक्सपेंड किया जाएगा। इस तरीके से जो बाइक्स जो है इलेक्ट्रिक उनके बात की गई है। फिर वो 300 यूनिट जो सोलर वाली फ्री बिजली वाला तो मामला जो अब मेरा ख्याल है वो तो उससे खुद ही पीछे हट गए हैं, अब वो सोलर के हवाले से बात कर रहे हैं। तो देखिए जो उन्होंने बातें की हैं, जो उन्होंने आज की स्पीच के अंदर की हैं, ये इससे पहले 2-3 मुख्तलिफ जो उनकी मीडिया इंटरेक्शन हुई है, तो उसके अंदर जितनी उन्होंने चीज़ें की हैं उनको अगर मिला लिया जाए तो वाकई 5 साल भी इसमें तो कम है। और क्या इनमें से अगर 10, 15 या 20% चीज़ों पे भी वो कामयाब हो पाती हैं तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल। तो अब मामला ये है कि देखना ये है कि ये सारा दारोमदार है उनके ऊपर कि एक तरफ जो है वो वही जो जिस तरह उन्होंने बताया कि 8 से 13 वाला जो मॉडल है शहबाज शरीफ साहब का, कि वो सूबे के साथ जो है वफाक में भी हुकूमत आपको दे सकता है, और दूसरा मॉडल फिर ये है कि फिर आपको सूबा और वफाक जो भी आपके हाथ से जाता हुआ जो है दिखाई दे सकता है। तो अब ये तो डिपेंड करता है कि इनकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर, और इस तरीके से ठीक है। लेकिन कल साहब यहाँ पे एक और भी हमारे पास चीज़ है, जिस तरह से मरीम नवाज साहिबा जो हैं और इसी तरह पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए सिंध के अंदर, तरीके इंसाफ की अगर बात की जाए KPK के अंदर, मुख्तलिफ अपनी अपनी स्ट्रेटजी को लेकर आएंगे। मैं पहले भी बात कर रहा था कि पीपल्स पार्टी के हवाले से मुसलसल सिंध के अंदर अपनी एक पावर दिखाने में कामयाब हुई है। मुस्लिम लीग नून जो है 2018 में जहाँ तक ये इल्ज़ाम लगाया जाता है बज़ाहिर के तरीके इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट ने साथ दिया और 2018 का इलेक्शन विन करवाया, वहाँ उस 2018 में भी पंजाब जो है मुस्लिम लीग नून के हाथ में था। यानी कि मुस्लिम लीग नून की पोजीशन अभी भी पंजाब में मुस्तहकम है और पीपल्स पार्टी के सिंध में और तरीके इंसाफ की KPK में ये जो पोजीशंस हैं आने वाले वक्त में इनमें कोई आप कमी बेशी देख रहे हैं? देखिए 2018 में तो PTI के पास था पंजाब, नून लीग के पास नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा वोट बैंक था उनके पास। वोट बैंक जरूर था, दूसरे नंबर की बल्कि सिंगल मेजॉरिटी पार्टी भी थी अगर उस हवाले से देखा जाए। तो बहरहाल हुकूमत उनकी नहीं बन पाई
अब जो भी आपने बात की है पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो उनकी भी अगर बात की जाए तो 148 अरकान जो है उनमें से 112 जो है वो वोट मिले हैं मुराद अली शाह को, और 36 जो है उनके मद्दे मुकाबल उम्मीदवार को मिले हैं। और ये 25वें वज़ीर आला होंगे सिंध के, और तीसरी मरतबा जो है मुसलसल वो वज़ीर आला बने हैं। मुझे नहीं समझ आती कि क्यों उनको तीसरी मरतबा वज़ीर आला बनाया गया है, क्या उनके अंदर खूबियाँ हैं? क्या कराची जो है वो 2 मरतबा वज़ीर आला बनने के बाद उनको कराची को बेहतरी को नज़र, आपको हमें तो मैं कई दफ़ा जाता हूँ वहाँ पे, मुझे तो कोई बेहतरी नज़र नहीं है। क्या जो है सिंध के अंदर जो है वो बहुत बड़ी कोई रिफॉर्म्स लाने में कामयाब हो गए हैं, वो भी मुझे नज़र नहीं आ रही। तो उनको अब तीसरा मौका भी अगर दिया गया है तो मेरा नहीं ख्याल कि 2 दफ़ा जिसको आजमाया जा चुका है, तीसरी दफ़ा वो नई को ऐसे इनकलाबी जो काम कर देंगे। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि वही है चीज़ कि जो जिस तरह शरीफ ख़ानदान जो है वो अपने बाहर को ओहदा देने के लिए तैयार नहीं है, और उसी तरीके से मेरा ख्याल है कि अब जरदारी फैमिली जो है या तो वो चाहते हैं खुद अपने पास, या उनके को कार खास जो है इस तरह के जो बंदे हैं जो उनको जिनके ऊपर उनको एतमाद है, तो वो बार बार उनको मौका दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस पर भी एक पार्टी के अंदर भी रिजेंटमेंट पाई जा रही है, सूबे के अंदर भी रिजेंटमेंट पाई जा रही है कि ऐसा बंदा जो 2 दफ़ा डिलीवर नहीं कर सका, परफॉर्म नहीं कर सका। बहरहाल पीपल्स पार्टी को में भी नज़र आती हैं वो चीज़ें, जिस तरह बानी पीटीआई जो है वो कहते थे उस्मान बुज़दार जो वसीम अकरम प्लस हैं और जो काम वो कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है उनकी खूबियों का। तो मेरा ख्याल उस तरह भी वो जो मुराद अली शाह की खूबियों का भी सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी या जरदारी साहब को ही पता है, सिंध के या कराची के अवाम को गालबन नहीं पता उनका। तो मसला यही है कि यही लम्हा फिक्रिया है कि हमारी जमहूरियत एक नाम के तो जमहूरियत पार्टियों के अंदर है, लेकिन जो बदतरीन एक डिक्टेटरशिप के हवाले से एक सिविलियन डिक्टेटरशिप जो है पार्टियों के अंदर नज़र आती है कि बार बार जो वो लोग जो डिलीवर या परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन उसके बावजूद उन्हीं को बार बार रिपीट करना या उन्हीं को बार बार मौका देना, मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है। मुख्तलिफ लोगों को आना चाहिए, नौजवान क़यादत को आगे आना चाहिए, नई सोच को आगे आना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि नई सोच जो बिलावल भुट्टो जरदारी वाली है वो कहाँ गई है। क्या शहबाज शरीफ साहब नई सोच को रिफ्लेक्ट करते हैं? क्या मुराद अली शाह साहब जो बहुत ज़्यादा नौजवान है कि उनसे और कम उम्र को उनको मिला नहीं है सूबे के अंदर? अच्छा खल साहब, ये तो डिबेट एक और साइड पे जरदारी है। साहब जो ईवान सदर में बैठ रहे हैं, जारी बात है वो भी नई सोच को प्रवान देंगे, और वो भी बहुत यूथ। खल साहब, जरदारी साहब तो बैठ जाएंगे, लेकिन जो बैठे हुए हैं वो भी एक सरप्राइज दे चुके हैं। सदर आरिफ अलवी ने कौमी असेंबली के इजलास तलब करने की समरी मुस्तरद की, इसके बावजूद इजलास तलब कर लिया गया। देखिए होता ये है कि सदर साहब पहले भी जितने उन्होंने फायर किए हैं ना वो सारे मिस हुए हैं। अब उनको समरी भेजी गई और समरी के ऊपर उन्होंने इतराज़ लगा कि वही बात जो आज पंजाब असम्बली के अंदर भी बात की गई कि वो यही कह रहे हैं कि आपका हाउस मुकम्मल नहीं है, कि यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो पीटीआई के माजी हफ्ता आगे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ एक इलाक़ किया है, तो उनके जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और अक़लीती नशिस्तों का जब तक नोटिफाई नहीं किया जाता उस वक्त तक ये कार्रवाई जो है वज़ीर आज़म या स्पीकर के आगे ना बढ़ाई जाए। चूँकि अब कानूनी तौर पर यह है कि उनके पास एक ख़ास टाइम लिमिट तक वो रोक सकते हैं। उसके बाद जो है स्पीकर के पास इख्तियार मौजूद है कि वो उन्होंने बिलाकर उसी इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं, वो आइन के अंदर वो दिया गया है। उसकी जारी पता है हर चीज़ के एक अल्टरनेटिव भी होता है अरेंजमेंट। तो उसके तहत जो है 29 फरवरी को इजलास बुला लिया है। तो क्या सदर उस इजलास को रोक पाएंगे? क्या वो इजलास गैर आइनी होगा? क्या सदर की जो ऑब्जर्वेशन है उसको कोई खातर में लाया जाएगा? तो मामला ये है कि सदर साहब पहले भी इस तरह की चीज़ें कर चुके हैं, लेकिन जब उस पर अमल दरामद ही नहीं होता तो ऐसी चीज़ों करने का फ़ायदा। वैसे खल साहब, आखिरी एक शायद मुझे ऐसा लगता है कि आखिर में कोई सदर अपनी आखिरी मुद्दत में एक बड़ी गेम भी खेल सकते हैं। सदर को इख्तियार है कि वो किसी कैदी की सज़ा माफ़ कर सकता है। देखिए वो कोई ऐसी गेम खेलेंगे तो बहुत बड़ा ब्लंडर करेंगे। 1-2 दफ़ा उन्होंने अटैम्प्ट करने की कोशिश की गई थी। अलीमा खान साहिबा मुसलसल 2 दफ़ा उनसे मिली जाके, बैरिस्टर अली ज़फ़र भी मिले, रऊफ़ हसन मिले, और भी मुख्तलिफ लोग मिले जाके उनसे, और उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई पार्डन के हवाले से। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अगर इस तरह का ब्लंडर करेंगे तो वो रिवर्स तो होगा ही होगा, लेकिन उनके ऊपर एक बहुत बड़ा मिसकंडक्ट का जो है चार्ज लगेगा। और वो तो वैसे सदर की तो ये कैसे मिसकंडक्ट लग सकता है? देखिए सदर का इख्तियार को यूज कर लिया। सदर का बिल्कुल इख्तियार है, लेकिन वो इख्तियार जो है उस वक्त शुरू होता है जब किसी कैदी की जो पहली उसकी अपील है हाई कोर्ट से खारिज हो जाए, उसके बाद दूसरी अपील जो है उसकी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के बाद नज़रसानी जो है वो भी खारिज हो जाए, उसके बाद उसको जो है सज़ा बरकरार रहे, तो उसके बाद सदर के पास रहम की अपील की जाती है और वो फिर सदर पार्डन कर सकते हैं। अभी जो इनिशियल स्टेज में है, जो बानी चेयरमैन पीटीआई की सज़ाएं हैं वो तो अभी ट्रायल कोर्ट की सज़ाएं हैं, ना तो उनको अभी हाई कोर्ट ने इंडोर्स की है, ना उनको सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्समेंट उसकी की है, तो सीख नहीं यानी कि
तो जब तक वो फिनालिटी इख्तियार नहीं कर लेंगी, आखिरी फोरम तक वो अवेल अपनी रेमडी नहीं कर लेंगे, उसके बाद जो है वो सदर के पास जो है वो मामला जा सकता है। अभी तो इनिशियल स्टेज पे है, तो लिहाजा वो चीज जो है ना, वो ऐसी बात जो है नजर नहीं आती। ठीक है, कल साहब बहुत शुक्रिया, कानून और आइन आपने के इस हवाले मुताबिक तो से पॉसिबल नहीं। हाँ जी, बात की है। कानूनी तौर पे कोई इस तरह की स्ट्रेटजी नजर नहीं आती। फिर भी कहीं ना कहीं इमरान खान ये तहरीक इंसाफ के लिए कोई रिलीफ का बायस बन सकते हैं। कानूनी तौर पे जिस तरह से बात की, पहले हाई कोर्ट रिजेक्ट करेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसको सज़ा जो है उसको इंडोर्स करता है, उसके बाद नजरसानी की अपील जो है वो भी रिजेक्ट कर दी जाती है, तो उसके बाद सदर के यहाँ रहम की अपील की जाती है और सदर जो है इस सज़ा को ख़त्म कर सकते हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि सियासत के अगले इकदाम जो है वो कितने तल्ख, कितने वाज़े हो सकते हैं। इस हवाले से देखते रहिए प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद कर्ल। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद असद कर्ल को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।